क्या कभी ये विचार मन में आया है कि डाइटिंग या जिम का रूटीन ना निभा पाने की असली वजह हमारी कमजोर इच्छा शक्ति नहीं है, बल्कि ये है कि हम मतलब अनुशासित होने की बहुत ज्यादा और बिल्कुल गलत कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत ही आम बात है। बिल्कुल। सोचिए ना, अक्सर रविवार की रात को एक अधूरी टू डू लिस्ट देखकर अंदर ही अंदर जो एक अजीब सा पछतावा होने लगता है, वो हम सब ने महसूस किया है। या फिर जिम जाने का समय हो लेकिन कदम सीधा सोफे की तरफ मुड़ जाएं। और उसके बाद जो खुद पर बेतहाशा गुस्सा आता है। हाँ, है ना? हाँ, एकदम से ऐसा लगता है कि हम में ही कोई बहुत बड़ी कमी है या हम पैदाइशी आलसी हैं। लेकिन सच तो ये है कि वो जो सीने में एक भारीपन होता है, वो असल में काम न करने की वजह से नहीं होता। अच्छा, तो फिर वो भारीपन किस चीज का है? वो भारीपन उस लगातार और थका देने वाले संघर्ष का होता है जो इंसान हर दिन मतलब खुद के ही दिमाग के साथ लड़ रहा होता है। सही बात है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमें सिखाया गया है कि अगर आप खुद पर सख्ती नहीं बरतेंगे तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। और यही हमारी आज की इस चर्चा का केंद्र है। आज हम शेल्डन होवे की किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन के कुछ बहुत ही बेहतरीन विचारों पर गहराई से विचार करने वाले हैं। बिल्कुल, और ये किताब बहुत अलग है। हाँ, जब मैंने इन विचारों को पढ़ा तो सबसे बड़ी राहत मुझे इसी बात की मिली कि ये कोई सख्त बूट कैंप वाला लेक्चर नहीं है। सही कहा। मतलब ये किसी मिलिट्री जनरल की तरह सुबह 4 बजे उठकर ठंडे पानी से नहाने और चिल्लाने की बात नहीं करता, बल्कि ये एक समझदार और धैर्यवान दोस्त की तरह है जो ये बताता है कि लोग टूटे हुए या आलसी नहीं हैं, बस वो खुद से लड़ते लड़ते पूरी तरह पस्त हो चुके हैं। आज के इस गहन विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य भी इसी किताब के कुछ सबसे सौम्य लेकिन सबसे शक्तिशाली सबकों को समझना है। जी, ये समझना है कि अनुशासन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सजा के तौर पर खुद पर थोपा जाए। ये कोई चाबुक नहीं है जिससे खुद को हाँकना पड़े। तो एक तरह से ये खुद के लिए एक नर्म कला को सीखने जैसा है, राइट? एकदम सही, यही इसका मूलाधार है। चलिए इसको थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। अगर हम अनुशासन शब्द को ही लें तो अक्सर लोग इसका मतलब कठोर सजा या बहुत ही बोरिंग काम समझते हैं। हाँ, लोग अक्सर इसे तकलीफ से जोड़ते हैं। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि अगर किसी काम में तकलीफ नहीं हो रही है, दांत नहीं पीसने पड़ रहे हैं, तो वो अनुशासन है ही नहीं, जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। और इसी वजह से अक्सर हम काम शुरू करने के लिए किसी प्रेरणा या मोटिवेशन का इंतजार करते हैं। किताब में वो जो एनोलॉजी है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। वो तूफान वाली एनोलॉजी। हाँ, ये तो ऐसा है जैसे किसी भयानक तूफान में खड़े होकर टैक्सी का इंतजार करना। मतलब मोटिवेशन कभी उस वक्त नहीं आता जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और हम बस इंतजार ही करते रह जाते हैं। पहली बात ये है कि अगर हम इसके मनोवैज्ञानिक पहलू को देखें तो मानव मस्तिष्क हमेशा उस सही पल या सही भावना का इंतजार करने के लिए प्रोग्राम्ड है। मतलब हम हमेशा एक स्पार्क ढूंढते रहते हैं। बिल्कुल, हमें लगता है कि पहले अंदर से एक आग उठेगी, फिर हम काम करेंगे। लेकिन होवे ये स्पष्ट करते हैं कि अनुशासन सजा नहीं है और न ही ये मोटिवेशन का मोहताज है। तो फिर उनके हिसाब से अनुशासन असल में है क्या? उनके अनुसार अनुशासन असल में एक्शन में आत्मसम्मान है। वाओ, एक्शन में आत्मसम्मान। हाँ, ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है जिसे समझना बहुत जरूरी है। ये सुनने में बहुत अच्छा और दार्शनिक लगता है, लेकिन अगर हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें तो इसका असल मतलब क्या हुआ? मैं समझाती हूँ। क्योंकि आत्मसम्मान को तो हम अक्सर इस बात से जोड़ते हैं कि मतलब दूसरे हमारे साथ कैसा बर्ताव करते हैं। यहीं पे फर्क आ जाता है। यहाँ बात इस बात की हो रही है कि हम खुद के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। अनुशासन बस वो चुपचाप किया गया वादा है जो एक इंसान खुद से करता है। खुद से किया गया वादा है। जी, जब कोई व्यक्ति कोई बहुत ही बोरिंग स्प्रेडशीट का काम पूरा करता है या थकने के बावजूद 15 मिनट का वर्कआउट करता है, तो वो असल में खुद को सजा नहीं दे रहा होता। तो वो क्या कर रहा होता है? वो उस वक्त अपने ही अवचेतन मन को एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश भेज रहा होता है। वो खुद को बता रहा होता है कि मैं इतना मायने रखता हूँ, मेरे खुद के लक्ष्य इतने जरूरी हैं कि मैं इस काम को अपने लिए पूरा करूं। ये तो बहुत ही गहरी बात है। बिल्कुल, ये खुद को ये बताने का तरीका है कि मेरी अपनी प्रतिबद्धताएं महत्वपूर्ण हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। मतलब जब हम सुबह अलार्म बजने पे उठते हैं तो हम इसलिए नहीं उठ रहे कि हमें खुद को प्रताड़ित करना है, एकदम नहीं, या खुद को साबित करना है कि हम कितने कठोर हैं।
हम इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हम अपने खुद के बनाए गए लक्ष्यों का सम्मान करते हैं। हाँ, ये उस आम सोच के बिल्कुल उलट है, जहाँ लोग खुद को कोस कर और गालियां देकर काम करवाते हैं। और शायद यही कारण है कि ये तरीका लंबे समय तक टिकता है ना? बिल्कुल। जब किसी भी आदत की नींव डर, सजा या खुद से नफरत करने की होती है तो वो बहुत जल्दी टूट जाती है। इंसान का दिमाग लंबे समय तक दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। सही बात है। लेकिन जब नींव आत्मसम्मान और खुद की परवाह करने की होती है तो वो आदत इंसान के व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। ये सब सुनने में बहुत तार्किक लगता है, हाँ। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ी व्यावहारिक समस्या आती है। अगर अनुशासन आत्मसम्मान है तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इसकी शुरुआत कैसे की जाए। खासकर तब जब शुरुआत करने का मन ही ना हो। हाँ, खासकर तब जब कोई इंसान हफ्तों से प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब टाल मटोल के जाल में फंसा हो। यहाँ वो 2 मिनट रूल यानी 2 मिनट के नियम का विचार आता है। हाँ, होवे ने किताब में इस पर बहुत जोर दिया है, जहाँ कहा गया है कि शुरुआत इतनी छोटी हो कि वो मूर्खतापूर्ण लगे। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा असहमत हूँ। अच्छा, क्यों? मान लीजिए किसी को पूरी किचन साफ करनी है, सिंक में झूठे बर्तनों का पहाड़ लगा है और वो इंसान जाकर सिर्फ 1 चम्मच धोता है। या किसी को एक पूरी किताब पढ़नी है और वो सिर्फ 1 वाक्य पढ़ता है। क्या इससे सच में कोई काम पूरा होता है? क्या ये सिर्फ खुद को बेवकूफ बनाना और झूठी तसल्ली देना नहीं है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक और बेहतरीन सवाल है। सतह से देखने पर ऐसा ही लगता है कि 1 चम्मच धोने से क्या होगा, बर्तन तो वैसे ही पड़े रहेंगे। वही तो। लेकिन अगर हम मानव मस्तिष्क के तंत्र को गहराई से समझे तो इस नियम का उद्देश्य उस काम को खत्म करना है ही नहीं। तो फिर क्या है? इसका उद्देश्य शुरुआत करने की हिचकिचाहट या जिसे मनोविज्ञान में फ्रिक्शन ऑफ स्टार्टिंग कहते हैं, उसे तोड़ना है। अच्छा, अब तो ये बात काम को पूरा करने की नहीं बल्कि उस काम को शुरू करने के डर को खत्म करने की है। बिल्कुल। और इसके पीछे एक बहुत ही ठोस वैज्ञानिक कारण है। मानव मस्तिष्क हमेशा ऊर्जा बचाना चाहता है। मतलब वो आलसी है? एक तरह से हाँ, ये इवोल्यूशन या विकासवाद की देन है। जब मस्तिष्क देखता है कि पूरी किचन साफ करनी है तो अमिगडाला, जो दिमाग का अलार्म सिस्टम है, इसे एक बहुत बड़े खतरे के रूप में देखता है। मतलब दिमाग सोचता है कि इसमें बहुत ऊर्जा खर्च होगी। हाँ, वो तुरंत हमें टालमटोल की तरफ धकेल देता है क्योंकि सोफे पर बैठना सुरक्षित है। लेकिन जब लक्ष्य सिर्फ 1 चम्मच धोना होता है तो मस्तिष्क कोई प्रतिरोध नहीं करता, उसे कोई खतरा नहीं लगता। अरे वाह, ये तो बहुत ही चालाकी भरा तरीका है अपने ही दिमाग को बाईपास करने का, है ना? सबसे मुश्किल हिस्सा हमेशा 0 से 1 तक जाना होता है। भौतिकी का नियम कहता है कि जो चीज गति में है वो गति में रहना चाहती है। मोमेंटम बन जाता है। बिल्कुल। वो व्यक्ति सोचता है कि चलो मैं यहाँ खड़ा ही हूँ तो एक प्लेट भी धो लेता हूँ, और वो गति ही उसे आगे ले जाती है। शेल्डन होवे खुद स्वीकार करते हैं कि पहले वे बहुत बड़े लक्ष्य रखते थे, जैसे रोज 2 घंटे लिखना, और फिर जाहिर है फेल हो जाते होंगे। हाँ, और फिर फेल हो जाते थे। उनका समाधान यही था कि बस कंप्यूटर खोलकर 1 लाइन लिखनी है। ये सोच लोगों को एक बहुत बड़े बोझ से आजाद कर सकती है। बहुत बड़े बोझ से। ये लोगों को प्रोक्रेस्टिनेशन की उस गहरी शर्मिंदगी से आजाद करती है जो उन्हें रात भर सोने नहीं देती। क्योंकि अब इंसान फेल नहीं हो रहा है, वो खुद को निकम्मा नहीं समझ रहा है। सही कहा। वो हर दिन कम से कम 1 कदम तो बढ़ा ही रहा है। और ये छोटे कदम आत्मसम्मान की उसी इमारत को ईंट दर ईंट खड़ा करते हैं जिसकी हमने पहले बात की थी। लेकिन चलिए एक और वास्तविकता पर बात करते हैं। हाँ, बताइए। ये मान लेते हैं कि छोटे कदमों से शुरुआत हो गई, एक अच्छी गति भी बन गई। हाँ। लेकिन इंसान है, कोई रोबोट तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। किसी ना किसी दिन तो वो क्रम टूटता ही है, जैसे लगातार 20 दिन जिम जाने के बाद एक दिन छूट जाना। हाँ, या हफ्तों तक कड़क डाइट पर चलने के बाद अचानक एक दिन पार्टी में जाके केक का एक बड़ा टुकड़ा खा लेना। एकदम सही उदाहरण। तब क्या होता है? क्योंकि मैंने देखा है कि अक्सर यही पर आकर सारी गाड़ी हमेशा के लिए पटरी से उतर जाती है। यहीं से हम उस पहलू की तरफ बढ़ते हैं जो शायद किसी भी आदत को बनाए रखने का सबसे बड़ा राज है। और वो क्या है? जब क्रम टूटता है तो अपराध बोध या गिल्ट की एंट्री होती है, और इस चर्चा के अनुसार अपराध बोध अनुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन रुकिए, क्या थोड़ा बहुत अपराध बोध जरूरी नहीं है? आपको ऐसा क्यों लगता है? अगर लोग कोई गलती करने पर बिल्कुल भी गिल्ट महसूस ना करें तो क्या वे पूरी तरह से गैर जिम्मेदार नहीं हो जाएंगे? मेरा मतलब है, क्या गिल्ट हमें सही रास्ते पर नहीं रखता? ये बहुत ही बारीक फर्क है जिसे समझना होगा। एक होती है स्वस्थ जवाबदेही, ओके, जहाँ इंसान ये मानता है कि हाँ,
आज मुझसे गलती हुई, कल मैं इसे सुधार लूंगा। ठीक है। और दूसरा होता है डबल शेम या दोहरी शर्मिंदगी का चक्र। ये दोहरी शर्मिंदगी ही असल दुश्मन है। दोहरी शर्मिंदगी, इसे थोड़ा और खोलकर बताइए। चलिए उसी केक वाले उदाहरण को लेते हैं। एक व्यक्ति डाइट पर है, वो पार्टी में जाता है और केक का एक टुकड़ा खा लेता है। पहली शर्मिंदगी इस बात की होती है कि उसने नियम तोड़ दिया। अगर बात यहीं खत्म हो जाए तो वो अगले दिन अपनी डाइट पर वापस आ सकता है। हाँ, वो नॉर्मल है। लेकिन फिर दूसरी शर्मिंदगी शुरू होती है, इंसान का आंतरिक संवाद। वो खुद से कहता है कि मैं कितना कमजोर हूँ, मुझ में बिल्कुल इच्छा शक्ति नहीं है, मैं कभी फिट नहीं हो सकता। ओह, मैं समझ गया। वो खुद पर ही हमला कर देता है। बिल्कुल। ये जो दूसरी शर्मिंदगी है, ये इतनी भारी और दर्दनाक होती है कि इस दर्द से बचने के लिए वो व्यक्ति सोचता है कि अब तो सब बर्बाद हो ही गया है, लाओ बाकी का पूरा केक भी मैं ही खा लेता हूँ। ये तो बहुत ही भयानक चक्र है। मतलब हम खुद को इतना कोसते हैं कि उस कोसे जाने के दर्द को कम करने के लिए हम फिर से वही गलती करते हैं। ये एक अंतहीन लूप है। हाँ, और इसी को तोड़ना है। इसी से मुझे किताब का एक बहुत ही शक्तिशाली विचार याद आ रहा है। ये ऐसा है कि एक टूटी हुई कड़ी से पूरी चेन नहीं टूटती जब तक इंसान खुद उस कड़ी को आगे जोड़ने से मना ना कर दे। ये रूपक पूरी स्थिति को बहुत अच्छे से बयान करता है। एक कड़ी टूटने का मतलब ये नहीं है कि आपने पिछले 20 दिन जो मेहनत की वो शून्य हो गई। बिल्कुल नहीं। इसलिए यहाँ नेक्स्ट एक्शन यानी अगले कदम का माइंडसेट अपनाना जरूरी है। नेक्स्ट एक्शन माइंडसेट मतलब? इसका मतलब है कि जैसे ही कोई गलती हो या कोई नियम टूटे तो बिना किसी मानसिक ड्रामे के तुरंत अपने उस पिछले स्वरूप को माफ कर देना। बिना किसी ड्रामे के? हाँ, उस गलती पर थोड़ा हंसना, उसे स्वीकार करना और अगले ही पल में जो भी अगला सही कदम हो, जैसे केक खाने के बाद अगली सुबह सीधा जिम जाना या एक हेल्दी नाश्ता करना, उसे उठा लेना बिना किसी मानसिक ड्रामे के। ये बात बहुत गहरी है। अक्सर हम गलतियों को लेकर एक पूरा न्यायालय अपने दिमाग में खड़ा कर लेते हैं, जहां हम ही मुजरिम होते हैं और हम ही जज। बिल्कुल, हम खुद को सजा सुना देते हैं। हम ये मान लेते हैं कि एक दिन जिम न जाने का मतलब है कि हमारा पूरा चरित्र ही दोषपूर्ण है, जबकि मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो अपराध बोध बहुत अधिक ऊर्जा सोखने वाली भावना है। एकदम सही पकड़ा आपने। अगर हमारी सारी मानसिक ऊर्जा खुद से नफरत करने में चली जाएगी तो वापस ट्रैक पर आने के लिए ताकत कहाँ से बचेगी? यही कारण है कि खुद को माफ करना सिर्फ एक दार्शनिक या अच्छा विचार नहीं है, बल्कि लंबी अवधि के अनुशासन के लिए ये एक बहुत ही व्यवहारिक उपकरण है। जी हाँ। तो इस सब का आखिर मतलब क्या हुआ? मतलब अगर हमें अपराध बोध से बचना है और अगर हम सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा नहीं कर सकते तो लंबी अवधि तक ये अच्छी आदतें टिकेंगी कैसे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि समाज में, फिल्मों में और मोटिवेशनल वीडियोस में तो हमेशा यही सिखाया जाता है कि सफलता सिर्फ हीरो बनने की कोशिश से मिलती है। हाँ, वो जो कड़ा संघर्ष वाली छवि है। बिल्कुल। दांत पीसकर, रातों की नींद हराम करके, हर प्रलोभन से लड़कर ही कुछ हासिल किया जा सकता है, ऐसा ही दिखाया जाता है ना। अगर हम इसको बड़े नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ा भ्रम है जो हमें थका देता है। विज्ञान और न्यूरोलॉजी ये साबित कर चुके हैं कि इच्छा शक्ति कोई जादुई शक्ति नहीं है, ये एक सीमित संसाधन है। सीमित संसाधन मतलब ये खत्म हो सकती है? हाँ, ये आपके फोन की बैटरी की तरह है। सुबह जब आप उठते हैं तो ये पूरी तरह चार्ज होती है, लेकिन दिन भर में आपको हजारों छोटे छोटे फैसले लेने होते हैं। जैसे क्या पहनना है, क्या खाना है, काम पर कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ट्रैफिक में कैसे शांति बनाए रखनी है। ओहो, जिसे डिसीजन फटीग या निर्णय लेने की थकान कहते हैं। ठीक वही। शाम के 8 बजे तक वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो दिमाग का वो हिस्सा है जो फैसले लेता है, पूरी तरह से थक चुका होता है। बैटरी खत्म हो जाती है। बिल्कुल। इसीलिए रात को जिम जाना या जंक फूड से बचना इतना मुश्किल होता है। इसलिए रोजाना हीरो बनने की कोशिश करना एक बहुत ही खराब रणनीति है। तो फिर अच्छी रणनीति क्या है? इसकी बजाय अपने आसपास के पर्यावरण या माहौल को ऐसे डिजाइन करना चाहिए कि वो भारी काम खुद कर ले। पर्यावरण को डिजाइन करना, इस पर किताब में एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। किसी ने अपनी गिटार को अलमारी के अंदर से निकालकर अपने लिविंग रूम के बिल्कुल बीचों बीच रख दिया। ये पर्यावरण डिजाइन करने का सबसे बेहतरीन और सरल उदाहरण है। कैसे काम करता है ये? जब गिटार अलमारी में थी तो उसे बजाने के लिए पहले ये फैसला करना पड़ता था कि गिटार बजानी है, फिर उठना पड़ता था, अलमारी खोलनी पड़ती थी, उसे केस से बाहर निकालना पड़ता था। हाँ, बहुत सारे स्टेप्स हैं।
ये सब एक तरह का फ्रिक्शन या रुकावट थी। थका हुआ दिमाग इतनी मेहनत नहीं करना चाहता। सही बात है। लेकिन जब गिटार सामने ही सोफे के पास रखी है तो हर बार वहां से गुजरते हुए वो इंसान उसे देखता है, उसे उठाना आसान होता है और वो उससे बजाने लगता है। मतलब उन्होंने अच्छी आदत को इतना आसान बना दिया कि उसे ना करना मुश्किल हो गया। इंसान वैसे भी उसी रास्ते पर जाता है जहाँ सबसे कम मेहनत लगती है, जिसे पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस कहते हैं। हाँ। और इसका उल्टा बुरी आदतों के लिए भी सच है। अगर कोई व्यक्ति फोन की लत से परेशान है और वो रात को फोन अपने तकिए के ठीक बगल में रखकर सोता है तो ये एक खराब डिजाइन है। तो उसे क्या करना चाहिए? उसे फोन दूसरे कमरे में चार्ज पर लगाना चाहिए। ये कोई जादुई चीज नहीं है, ये बस इंसान की उसी फितरत का इस्तेमाल करना है जो हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनती है। छोटे छोटे पर्यावरण में किए गए बदलाव, न कि रोजाना दांत पीसकर किए गए हीरो जैसे प्रयास, यही लंबे समय तक टिकने वाली आदतों का असली राज है। ये तो ऐसा है जैसे हम नदी के बहाव के खिलाफ तैरने की बजाय नदी के बहाव की दिशा ही मोड़ दें ताकि वो हमें हमारी मंजिल तक ले जाए। इसमें इंसान की कितनी सारी ऊर्जा बच जाएगी। और उसी बची हुई ऊर्जा का इस्तेमाल हम अपने रिश्तों, अपनी रचनात्मकता और जीवन के अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों में कर सकते हैं। अब यहाँ से हम एक ऐसे पहलू पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा भ्रम पैदा करता है। कौन सा पहलू? मान लीजिए हमने माहौल भी डिजाइन कर लिया, छोटे कदम भी ले लिए, अपराध बोध को भी छोड़ दिया, लेकिन आज की इस हसल कल्चर वाली दुनिया में एक अजीब सी मानसिकता बन गई है कि अगर आप लगातार काम नहीं कर रहे हैं, अगर आप हर पल प्रोडक्टिव नहीं हैं, तो आप पीछे छूट जाएंगे। ओह, ये बहुत ही खतरनाक सोच है। लोग खुद को तब तक काम में जलाते रहते हैं जब तक वे पूरी तरह से बर्नआउट का शिकार ना हो जाए। इसे मार्टर माइंडसेट या शहीद वाली मानसिकता कहा जाता है। ये आज के आधुनिक समय की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है। लोगों को लगता है कि आराम करना मतलब समय बर्बाद करना है। हाँ बिल्कुल। अगर कोई रविवार को सिर्फ सोफे पर लेटकर किताब पढ़ रहा है तो उसे लगने लगता है कि उसे इस वक्त कोई स्किल सीखनी चाहिए थी या ईमेल्स का जवाब देना चाहिए था। गिल्ट होने लगता है। हाँ, लेकिन होवे की किताब का ये अंतिम सबक ये स्पष्ट करता है कि आराम अनुशासन का दुश्मन नहीं है। अच्छा। बल्कि वह उसी अनुशासन का एक अभिन्न और अनिवार्य हिस्सा है। अगर मैं इसके लिए एक रूपक के इस्तेमाल करूं, तो सोचिए एक तीर और कमान कैसे काम करते हैं। बताइए। अगर कोई तीरंदाज अपनी कमान की डोरी को हमेशा पूरी ताकत से खींचकर रखेगा, दिन रात उसे तान कर रखेगा, तो क्या होगा? वो डोरी या तो अपनी लचक खो देगी या फिर बीच में से ही टूट जाएगी। यह रूपक बिल्कुल सटीक है। कमान के असली ताकत इस बात में नहीं है कि वो कितनी देर तक खिंची रह सकती है, बिल्कुल नहीं, बल्कि इस बात में है कि वो कब खिंचती है और कब उसे ढीला छोड़ा जाता है। जो कमान आराम करती है और एक लय के साथ, एक रिदम के साथ खिंचती है, उसी से निकला तीर सबसे दूर और सबसे सटीक निशाने पर लगता है। ये तो वही बात हो गई जैसे हम जिम में मसल्स बनाते हैं। बिल्कुल। कोई भी फिटनेस ट्रेनर आपको बताएगा कि मांसपेशियां तब नहीं बनती जब आप जिम में भारी डंबल उठा रहे होते हैं। हाँ, उस वक्त तो आप उन्हें तोड़ रहे होते हैं। एकदम सही। मांसपेशियां तब बनती हैं और मजबूत होती हैं जब आप घर जाकर अच्छी नींद लेते हैं, जब शरीर आराम कर रहा होता है। इसलिए सच्ची डिसिप्लिन में शेड्यूल्ड रेस्ट यानी पहले से तय किया गया आराम और प्लान किए गए ऑफ डेज शामिल होने चाहिए। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण शब्द है गिल्ट फ्री आराम। हाँ, क्योंकि कई बार हम शरीर से तो आराम कर रहे होते हैं, बिस्तर पर लेटे होते हैं, लेकिन दिमाग में लगातार एक टिक टिक चल रही होती है कि मुझे तो अभी काम करना चाहिए था, मैं कितना समय बर्बाद कर रहा हूँ। और वो आराम किसी काम का नहीं होता, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम अभी भी स्ट्रेस में है। शरीर को आराम मिलता है, लेकिन दिमाग थकता रहता है। तो इसका हल क्या है? असली अनुशासन ये जानना है कि कब रुकना है और अपने रुकने के फैसले का सम्मान करना है। बिना किसी अपराध बोध के आराम करना भी एक तरह का काम ही है जो आपको अगले दिन के लिए तैयार करता है। तो एक तरह से बिना गिल्ट के आराम करना सीखना ही इंसान की प्रोडक्टिविटी को दोगुना कर सकता है, क्योंकि जब वो व्यक्ति वापस काम पर लौटता है तो उसका फोकस लेजर की तरह शार्प होता है। बिल्कुल। जब हम इन सभी सबकों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, आत्मसम्मान, छोटी शुरुआत, अपराध बोध से आजादी, माहौल का डिजाइन और गिल्ट फ्री आराम, तो अनुशासन की एक पूरी तरह से नई और मानवीय तस्वीर उभर कर सामने आती है। तो आज की इस गहन चर्चा के निष्कर्ष को अगर समेटा जाए तो ये समझा जा सकता है कि अनुशासन का मतलब खुद को एक भावनाहीन रोबोट बनाना नहीं है। ये भावनाओं को खत्म करके सिर्फ एक मशीन की तरह 24 घंटे काम करने की वकालत नहीं करता जी, बल्कि यह एक इंसान को उस स्थिति में वापस लाता है
जहां वो खुद पर दोबारा भरोसा कर सके। ये सुनने वाले लोगों को खुद को असफल मानने की उस गहरी खाई से निकालकर ये इजाजत देता है कि हाँ, आप इंसान हैं। हम सब इंसान हैं। आप धीरे धीरे शुरुआत कर सकते हैं। आप बिना परफेक्ट हुए, बिना सब कुछ सही किए, छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ सकते हैं और फिर भी अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। और शायद यही इस पूरी सोच की सबसे बड़ी जीत है। ये गले लगाने जैसी भावना भी देती है और जीवन को सही दिशा में ले जाने वाला एक स्पष्ट कंपास भी बनती है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा विचार मन में आता है जो इस स्रोत सामग्री से ही प्रेरित है। वो क्या है? अगर अनुशासन सच में आत्मसम्मान का ही दूसरा नाम है, अगर ये खुद के प्रति नरमी और समझदारी दिखाने की कला है, तो क्या हमें सफलता की अपनी उस पुरानी परिभाषा को ही नहीं बदल देना चाहिए? ये सोचने वाली बात है। क्या असली सफलता इस बात से नहीं मापी जानी चाहिए कि लक्ष्य तक पहुंचने के उस लंबे और थका देने वाले सफर में हमने खुद के साथ कैसा बर्ताव किया? जब हम गिरे तो क्या हमने खुद को ताने मारे या एक दोस्त की तरह खुद को उठाया? बजाय इसके कि हमने अंत में सिर्फ क्या हासिल किया या दुनिया की नजरों में कौन सा मेडल जीता। बिल्कुल। शायद अगली बार जब रविवार की रात को हम सभी उस अधूरी टू डू लिस्ट को देखेंगे तो उसे देखकर पछतावा या खुद पर गुस्सा नहीं आएगा, बल्कि हम एक लंबी सांस लेंगे, खुद को उस दिन के लिए माफ करेंगे और सोमवार की सुबह एक बहुत ही छोटे, मूर्खतापूर्ण लगने वाले कदम से बिना किसी मानसिक ड्रामे के फिर से शुरुआत करेंगे। और शायद यही तो असली